हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद बिट लर्निंग क्लासेस में। बच्चों, आज जो हम वीडियो डिस्कस करेंगे ये है क्लास ट्वेल्थ की पॉलिटिकल साइंस बुक का चैप्टर नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आज हम इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आज हम यहाँ बात करेंगे बेसिकली यूएनओ की, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे डब्ल्यूटीओ की। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की। इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो चैप्टर है ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन के ऊपर है और इसमें यूएनओ कब बना, क्या यूएनओ काम करता है, यूएनओ में कितने वर्तमान में कितने देश हैं और आज की इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, इन सभी चीजों पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, तो आप बच्चे वीडियो को पूरा देखिएगा और जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दूसरे साथी को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो आप जो यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं बच्चों, ठीक है, ये जो चित्र है ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वर्ल्ड का मैप छपा हुआ है। ठीक है, और ये जैतून की पत्तियां हैं, तो ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का चिन्ह है। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है। इसमें दुनिया का नक्शा बना हुआ है और इसके चारों तरफ जैतून की पत्तियां हैं। ये पत्तियां विश्व शांति का संकेत देती है। ठीक है, तो बेसिकली यूएनओ जो है ये इसका जो मेन काम है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की स्थापना करना है। ठीक है, तो यूएनओ जो है ये न केवल शांति की स्थापना करता है बल्कि अगर किन्हीं देशों में किसी तरह का कोई मन मुटाव होता है तो उन देशों के बीच में ये महत्वपूर्ण संबंध भी स्थापित करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो यहाँ देखिए परिचय में जैसे लिखा भी हुआ है कि इस अध्याय में हम सोवियत संघ के बिखरने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि उभरते हुए विश्व में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पुनर्निर्माण की बात हो रही थी। इन्हीं चुनौतियों में एक थी अमेरिका की शक्ति का बढ़ना, सुधार की प्रक्रियाओं और उनकी कठिनाइयों की एक मिसाल संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में होने वाला बदलाव है। संयुक्त राष्ट्र संघ से भारत का जुड़ाव और सुरक्षा परिषद के सुधारों को लेकर उसका विशेष दृष्टिकोण अपने आप में एक जानकारी का अहम विषय है। ठीक, आगे देखिए, आगे कहता है इस अध्याय के अंत तक इस सवाल से किया गया कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसे विश्व में कोई भूमिका निभा सकता है जिसमें किसी एक महाशक्ति का दबदबा हो। इस अध्याय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भी चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अलावा कुछ और सारे इंपॉर्टेंट कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे डब्ल्यूटीओ है और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, तो ये भी एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। जैसे आईएमएफ हो गया, ये भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो बहुत महत्वपूर्ण है आज के इस वर्तमान दौर में। तो इस वीडियो में इन सभी संगठनों के ऊपर बात की जाएगी। ठीक है, तो ये इसका परिचय था। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक। तो देखिए यहाँ पर आप एक कार्टून देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ धुआं निकल रहा है। ठीक है, और इधर भी आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जाल के अंदर खड़ा है। तो यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है कुछ, जून 2006 के दौरान इसराइल ने लेबनान पर हमला किया और उसका कहना था कि उग्रवादी गुट हिजबुल्लाह पर नियंत्रण करने के लिए हमला जरूरी है। भारी संख्या में आम नागरिक मारे गए। ठीक है, कोई भी हमला होता है किसी भी कंट्री पे तो उसमें नागरिकों की संख्या जो है मतलब नागरिकों को नुकसान पहुंचता ही है। ठीक है, नागरिक मारे भी जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ जब इसराइल ने लेबनान पर हमला किया तो उसमें हमले में नागरिक भी मारे गए। कई सार्वजनिक इमारतें और रिहायशी इलाके इसराइल की बमबारी के चपेट में आ गए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस मामले पर एक प्रस्ताव बहुत बाद यानी अगस्त में पास किया। इजरायली सेना इस इलाके से अक्टूबर में ही वापस हो सकी। ये दोनों कार्टून इस संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके महासचिव की भूमिका पर टिप्पणी करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन कार्टूनों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका और जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव है जी, ये वाली फोटो जो है ये इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव की भूमिका को दिखाया गया है कि किस तरीके से वो शेड पे जो है खड़े हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। ठीक है, सबसे पहला सवाल ये होता है कि हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एक और इस तरह के कार्टून और टिप्पणियां हैं तो दूसरी ओर हम पाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को आज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। यूएन कहे जाने वाले इस संगठन को विश्व भर
के बहुत से लोग एक अनिवार्य संगठन मानते हैं। यह संगठन उनकी नजर में शांति, प्रगति के प्रति मानवता की आशा का प्रतीक है। हमें संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन की जरूरत क्यों है? आइए यहाँ ऐसे दो लोगों के विचार पढ़ते हैं जिन्हें इस संगठन के कामकाज की अंदरूनी जानकारी है। ठीक, तो यहाँ देखिए पहली स्टेटमेंट क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नर्क से बचाने के लिए हुआ है। और जो स्टेटमेंट है ये डैग हैमरशोल्ड की है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव थे। ठीक, आगे देखिए दूसरी स्टेटमेंट है, क्या कहता है कि बतकाही की चौपाल। ठीक है, आपने संयुक्त राष्ट्र संघ में खूब बैठकें होती हैं, दनादन भाषण होते हैं, खासकर आम सभा के वार्षिक सत्र में। ठीक, लेकिन जैसा कि चर्चिल कहते हैं कि हथियार लड़ाने से बढ़िया है जबान लड़ाई जाए। क्या यह बेहतर नहीं कि एक ऐसी जगह हो जहां दुनिया के सारे देश इकट्ठे हों, कभी कभार अपनी बातों से एक दूसरे का सर खाएं, बिनस्पत लड़ाई के मैदान में एक दूसरे का सर कलम करने के लिए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं स्टेटमेंट ये बताती है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जहां पर सभी मुल्क जो है, सभी देश आकर एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे की बात को सुने। ठीक है, और ये स्टेटमेंट किसकी है? ये स्टेटमेंट है शशि थरूर, संयुक्त राष्ट्र संघ के सार्वजनिक सूचना और संचार पूर्व अपर सचिव। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इन दो उदाहरणों से एक महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन हर मर्ज की दवा नहीं है, लेकिन यह महत्वपूर्ण जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामलों में मदद करते हैं। बिल्कुल सही बात है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होता है ये युद्ध और शांति के मामलों में मदद करते हैं, वे देशों की सहायता करते हैं। ठीक, ताकि हम सब जीवन बेहतर जीवन स्थिति जो है कायम हो। ठीक है, तो वो मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मेन जो फोकस होता है युद्ध और शांति में मदद करना के मामलों में मदद करना होता है, देशों की सहायता करना होता है ताकि हम सब की बेहतर जीवन स्थिति कायम हो। देश के बीच मन मुटाव और झगड़े होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अपने वैर विरोधों के कारण एक दूसरे से युद्ध ठान ले। ठीक, इसकी जगह वे विरोधों के मसलों पर बातचीत कर सकते हैं और उसका आगे देखते हैं एक शांतिपूर्ण समाधान ढूंढ सकते हैं, है ना, आपस में बात करके शांतिपूर्ण समाधान ढूंढ सकते हैं। अधिकांश झगड़ों और भेदों का समाधान बिना युद्ध के ही हो जाता है, लेकिन यह एक ऐसा तथ्य है जिस पर कम ध्यान दिया जाता है। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई शक्तिशाली राज्य नहीं होता जिसके अपने सदस्यों पर धौंस चलती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण विभिन्न राज्य ही करते हैं और यह उनके मामलों के लिए जवाबदेही होता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन को जो है कई सारे देश जो है मिलकर बनाते हैं ताकि शांति स्थापित हो। जब राज्य में इस बात पर सहमति होती है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनना चाहिए, तभी ऐसे संगठन कायम होते हैं। एक बार इनका निर्माण हो जाए तो ये समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान में सदस्य देशों की मदद करते हैं। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक और तरीके से मददगार होते हैं। राष्ट्रों के सामने अक्सर कुछ काम ऐसे आ जाते हैं जिनके साथ मिलकर ही करना होता है। कुछ मामले इतने चुनौतीपूर्ण होते हैं, उनसे तभी निपटा जा सकता है जब सभी साथ मिलकर काम करें। इसकी एक मिसाल तो बीमारी है। कुछ रोगों को तभी खत्म किया जा सकता है जब विश्व का हर देश अपनी आबादी को टीके लगाने में सहयोग करे, है ना। और हम ग्लोबल वार्मिंग यानी विश्वव्यापी ताप वृद्धि और उसके प्रभाव का उदाहरण ही ले। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के तापमान से बढ़ने से तापमान बढ़ रहा है। इससे समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने का खतरा है। अगर ऐसा हुआ तो विश्व में समुद्र तटीय इलाके जिसमें बड़े बड़े शहर शामिल हैं सब डूब जाएंगे। हर देश अपने अपने तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव का समाधान ढूंढ सकता है। तब भी अतः सबसे प्रभावकारी समाधान तो यही है कि वैश्विक ताप वृद्धि को रोका जाए। ठीक है, तो देखिए ना केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो जैसे यूएन की अगर हम बात करते हैं, यूएन ना केवल देशों के बीच में शांति स्थापित करता है, कई तरीके भी इसके अलावा भी वो है कई सारे मुद्दों पर काम करता है। जैसे कोई बीमारी है, उस बीमारी को लेकर काफी सतर्कता बरतता है ना। अगर ग्लोबल वार्मिंग है तो ग्लोबल वार्मिंग जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत गंभीर मुद्दा है, उसको भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने जो है वो उठाया जाता है और उस पर बातचीत होती है। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे और समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा और छोटे छोटे आइलैंड सब डूब जाएंगे। तो ये जितनी भी बातें हैं ये सब ग्लोबल वार्मिंग की बातें हैं, और ये सभी ग्लोबल वार्मिंग की बातें यूएनओ के द्वारा समय समय पर अपने सदस्यों के सामने उठाई जाती है। ठीक आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए ये है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना। शीत युद्ध के बाद के कुछ
के समय में कुछ संगठनों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर विश्व की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। इनमें एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, यानी आईएमएफ। यह संगठन विश्व स्तर की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख करता है और मांगे जाने पर वित्तीय तकनीकी सहायता मुहैया कराता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, इसका जो हेड ऑफिस है ये वॉशिंगटन डीसी में है और ये 1945 में बना था। ठीक है, इसका मेन फोकस जो होता है वो वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना होता है अपने सदस्य देशों को। ठीक, वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो इसके 190 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं। ठीक है, 190 देश जो है वो आईएमएफ के सदस्य हैं, लेकिन हर सदस्य की राय का वजन बराबर नहीं है। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 सदस्य, जिसमें अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, कनाडा है, इनके पास 41.29% मत है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनका कहीं ना कहीं योगदान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में ज्यादा होता है, इसीलिए इनको जो है जो वोट का परसेंट है वो 41.29% है। अन्य अग्रणी सदस्यों में जैसे चीन है वो 6.9% है, भारत 2.64% है, रूस 2.59 है, ब्राजील 2.22% है और सऊदी अरब 2.02% है। अकेले अमेरिका के पास 16.52% मताधिकार है। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि अमेरिका के पास 16.52% मताधिकार है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, क्योंकि अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देश जो है वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में अपना सहयोग देते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। इसके लिए विश्व के बड़े औद्योगिक देशों को सहयोग करना जरूरी है। दुर्भाग्य से सहयोग की जरूरत को पहचानना और सचमुच में सहयोग करना दो अलग अलग बातें हैं। देश सहयोग करने की जरूरत को पहचान सकते हैं, लेकिन सहयोग का सबसे बेहतर तरीका क्या है, इस पर हमेशा उनके बीच सहमति नहीं हो सकती। आगे, सहयोग में आने वाली लागत का भार कितना उठाएगा, सहयोग से चलने वाला लाभ आपसी बंटवारा नियोजित ढंग से कैसे हो, मोल तोल के बाद जो तय हो जाए उससे कोई मुकर रे नहीं और आपसी समझौतों के बाद जो बातें तय हो उनमें कोई भी दगा ना करे, इन सभी बिंदुओं पर सभी देश हमेशा सहमत नहीं होते। ठीक है, तो ये कई सारी चीजें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में चलती रहती है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक इंडेक्स है, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं एक इंडेक्स है ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या किया है, ये है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की बेसिकली जो स्थापना है इसकी, ये 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है उसके बाद इसकी स्थापना होती है। तो यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है, जो इंपॉर्टेंट है वो है 26 जून 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर 50 देशों के हस्ताक्षर, पोलैंड ने 15 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 मूल संस्थापक सदस्य हैं। ठीक है, तो हम 26 जून 1945 को हम कह सकते हैं कि जो 51वां सदस्य था वो पोलैंड था, जिसने 15 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। तो हम कह सकते हैं कि मूल संस्थापक देश संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है वो 51 है। ठीक, इसके अलावा 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, तो 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना होती है, इसलिए यूएन और डे जो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस है वो 24 अक्टूबर को बनाया जाता है और 30 अक्टूबर 1945 को भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होता है। ठीक है, तो यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि 24 अक्टूबर 1945 की स्थापना होती है और भारत जो है 30 अक्टूबर 1945 को जो है वो इसका सदस्य बनता है। आगे हम बात करते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहयोग करने के उपाय और सूचना जुटाने में मदद कर सकता है। ऐसा संगठन नियम और नौकरशाहियों की एक रूपरेखा दे सकता है ताकि सदस्यों को विश्वास हो कि आने वाली लागतों में सबको समुचित साझेदारी होगी, लाभ का बंटवारा नियोजित होगा और कोई सदस्य एक बराबर समझौते में शामिल हो जाता है तो इस समझौते के नियम और शर्तों का पालन करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि शीत युद्ध के अंत, यहाँ पे देखिए लिखा है शीत युद्ध के अंत के बाद, शीत युद्ध के अंत के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ थोड़ी अलग भूमिका निभा सकता है। हम ऐसा अनुमान कर सकते हैं, अमेरिका और उसके खेमे के देश विजेता बनकर उभरे। ऐसे में बहुत से लोग और सरकारों को इस बात की चिंता सता रही कि अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश इतने ताकतवर हो जाएंगे। ठीक है, आगे कहता है कि उनकी इच्छा और आकांक्षाओं पर लगाम कसना असंभव होगा। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के साथ संवाद और चर्चा में मददगार हो सकता है? क्या यह संगठन अमेरिकी सरकार की ताकत पर अंकुश लगा सकता है? इन सवालों के उत्तर अध्याय के अंत में खोजे। ठीक, तो यहाँ पर आगे
जो बात की गई है, ये प्रश्न पूछा गया कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अमेरिका पर अंकुश लगा सकता है, अमेरिका की ताकत पर, अमेरिका की सरकार पर अंकुश लगा सकता है। ठीक है, तो ये काफी सोचने वाली बात है, क्योंकि अमेरिका का सबसे ज्यादा जो योगदान है संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में, वो अमेरिका का ही है। ठीक है, अमेरिका का ही वर्चस्व संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे ज्यादा, इसलिए कहीं ना कहीं दूसरे देशों को ये चिंता रहती है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे दूसरे देशों के साथ ट्रीट करता है कि वह अमेरिका को भी सही और गलत बता सकता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास। पहले विश्व युद्ध ने दुनिया को इस बात के लिए जगाया कि झगड़ों के निपटारे के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बनने का प्रयास जरूर किया जाना चाहिए। परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशंस का जन्म होता है ना। लीग ऑफ नेशन कब? साल 1919 में बनती है, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक, आगे शुरुआती सफलताओं के बावजूद यह संगठन दूसरा विश्व युद्ध रोक ना सका, है ना। तो लीग ऑफ नेशन जो है साल 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनती है। ठीक है, लीग ऑफ नेशन का भी जो मेन काम था वो भविष्य में किसी तरह का युद्ध ना होने देना था, लेकिन ये अपने इस उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि लीग ऑफ नेशन के होते हुए जो है 1939 से लेकर 1945 तक जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला। ठीक है, पहले की तुलना में इस महायुद्ध में कहीं ज्यादा लोग मारे गए और घायल हुए, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे लोग जो है मारे गए और घायल हुए। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ एक कार्टून है, एक फोटो दिखा रखी है कि 1942 में संयुक्त राष्ट्र संघ के आधार पर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1943 में अमेरिका ने युद्ध सूचना विभाग द्वारा तैयार किया गया एक पोस्टर। इस पोस्टर में उन देशों के झंडों को देखा जा सकता है जिन्होंने मित्र राष्ट्र के युद्धक प्रयासों का समर्थन करने का संकल्प किया। यह पोस्टर का अर्थ एक महत्वपूर्ण है और यह दिखाता है कि संयुक्त संघ की जड़ें युद्ध में भी थी। ठीक है, तो ये यूएनओ के बारे में बता रहा है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना, है ना। इसके प्रमुख अंग जो है, तो अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना के, इसके अंगों की, तो इसके अंगों में देखिए जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ है सुरक्षा परिषद। ठीक है, तो सुरक्षा परिषद जो होता है इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 सदस्य स्थायी होते हैं, जैसे चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है और अमेरिका है। ठीक है, बाकी सदस्य जो है वो 10 साल के लिए इनको टेम्पररी बेस पर चुना जाता है। ठीक, तो भारत भी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का टेम्पररी मेंबर जो है वो बना हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं इसकी आम सभा की। देखो संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल जो सदस्य कंट्रीज हैं वो 193 सदस्य हैं। ठीक है, और जो 193 जो कंट्री बना था, 193वां जो देश बना था वो बना था दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान, ठीक है, दक्षिणी सूडान कब बना था? 9 जुलाई 2011 को ये 193वां देश बनता है। ठीक है, और इसको मिलाकर अब संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में 193 प्रतिनिधि जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, और सभी को एक समान मत है। प्रमुख निर्णयों के लिए 2/3 और बाकी में सामान्य बहुमत की जरूरत। निर्णय सभी सदस्यों पर बाध्यकारी नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर ये देखिए, ये आम सभा के बारे में दिखा रखा है। तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें, यदि हम आम सभा की बात करें ना, सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 सदस्य परमानेंट है और 10 सदस्य जो है वो टेम्परेरी है। ठीक, तो 5 सदस्यों में अगर हम बात करते हैं, जैसे चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है। ठीक है, ये क्या है? टेम्पररी सदस्य हैं। ठीक, आगे अगर हम बात करते हैं एक अन्य संगठन की, तो देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों के प्रति उत्तरदायी है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, है ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ठीक, अगर हम बात करते हैं इसके अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की, ठीक है, तो इसमें 15 न्यायाधीशों का चुनाव 9 वर्षों के लिए आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों में पूर्णतः बहुमत द्वारा होता है, और इसका मुख्यालय अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो है हेग में है। ठीक है, तो बच्चों ये यहाँ पर इसके कई सारे अंगों की बात की गई है, आप इसको आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इधर WTO है ना, ये भी इसका एक पार्ट है। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक परिषद ये भी इसका पार्ट है। ठीक है, तो ये जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं सभी कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी यूएनओ के पार्ट है, जो इसके साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, है ना। तो जैसे कि मैंने बताया कि 1919 में लीग ऑफ नेशन बना था। लीग ऑफ नेशन जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बना था, और लीग ऑफ नेशन को इसलिए बनाया गया था ताकि आगे भविष्य में किसी तरह का सेकंड वर्ल्ड वॉर ना हो, परंतु लीग ऑफ नेशन अपने उद्देश्य में असफल रहा। तो लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में यूएनओ की स्थापना होती है। दूसरे जो विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद 1945 में इसे स्थापित किया गया। 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर दस्तखत करने के साथ ही संगठन की स्थापना हो गई। 2 विश्व युद्ध के बीच लीग ऑफ नेशन जो नहीं कर पाया,
आया उसे कर दिखाने की कोशिश संयुक्त राष्ट्र संघ ने की। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह को दिखाना। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है? तो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्र के बीच में सहयोग की राह को दिखाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है कि इसकी स्थापना के पीछे ये है, आशा काम कर रही थी कि संगठन विभिन्न देशों के बीच जारी ऐसे झगड़ों को रोकने का काम करेगा जो आगे चलकर युद्ध का रूप ले सकते हैं, और अगर युद्ध छिड़ जाए तो शत्रुता के दायरे को सीमित करने का काम करेगा। इसके अलावा झगड़े अक्सर सामाजिक आर्थिक विकास के अभाव में खड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक मंशा पूरे विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों को एक साथ लाने की है। 2011 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या जो है वो 193 थी। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि 9 जुलाई 2011 को एक देश बना था जिसका नाम था दक्षिणी सूडान। ठीक है, तो ये देश बना था दक्षिण सूडान। जब ये देश अस्तित्व में आया तो संयुक्त राष्ट्र जो संघ है यानी यूएन है, उसके सदस्य देश जो हो गए वो 193 हो गए। ठीक है, दक्षिण सूडान जब देश बना तो यूएनओ के सदस्यों की संख्या जो है वो 193 हो गई। लगभग सभी स्वतंत्र देश इसमें शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में हर एक सदस्य को एक वोट हासिल है। ठीक, आगे देखते हैं। इसकी सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। इनके नाम है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 परमानेंट मेंबर है। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के समय में ये देश सबसे ज्यादा ताकतवर थे और इस महायुद्ध के विजेता भी रहे, इसीलिए इन्हें स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा उसका प्रधान प्रतिनिधि महासचिव है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रधान महासचिव होता है। वर्तमान में अगर हम बात करते हैं इसके महासचिव की, तो इसका जो महासचिव वो एंटोनियो गुटेरेस है। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव हैं। इन्होंने महासचिव का पद जो है वो 1 जनवरी 2017 को संभाला था। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अगर वर्तमान में महासचिव की बात की जाए तो इनका महासचिव जो है इसका वो एंटोनियो गुटेरेस है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के ये 9वें महासचिव हैं। इन्होंने 1 जनवरी 2017 को यह पद संभाला था। ये 1995 से 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे और 2005 से 2015 तक यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी रहे। ठीक है, आगे देखते हैं। कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की कई शाखाएं और एजेंसी है। सदस्य देशों के बीच में युद्ध और शांति तथा गैर विरोधों पर आम सभा में चर्चा होती है, और सुरक्षा परिषद में भी सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए कई एजेंसी है, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, जिसे हम WHO कहते हैं। तो अगर हम बोले कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो स्वास्थ्य के स्तर पर भी काम करती है, तो वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। ठीक है, जो लोगों की हेल्थ के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। ठीक, आगे संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, जो कि मानव विकास पर काम करता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार आयोग है ना, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आता है संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी आयोग। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ, और संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब संयुक्त राष्ट्र संघ के ही पार्ट हैं। ठीक, और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो कौन सा है? वो है यूनेस्को। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। तो बदलते परिवेश में जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी संगठन में सुधार और विकास करना लाजमी है। संयुक्त राष्ट्र संघ में इसका अपवाद नहीं है। हाल के वर्षों में इस वैश्विक संस्था में सुधार की मांग करते हुए आवाज उठी है। क्या आवाज उठी है? बहरहाल सुधारों की प्रकृति के बारे में कोई स्पष्ट और सहमति नहीं बन पाई है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने 2 तरह के बुनियादी सुधारों का मसला है। एक तो इस संगठन की बनावट और इसकी प्रक्रिया में सुधार किया जाए, दूसरा संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए। लगभग सभी देश सहमत हैं कि दोनों तरह के सुधार जो जरूरी है। देशों की भी सहमति इस बात पर नहीं है, ठीक है, कि इसके लिए दरअसल ठीक
करना क्या है, कैसे करना है और कब करना है। ठीक है, तो ये सब संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बताया गया है। अब इसकी बनावट की बात करते हैं। बनावट और प्रक्रिया में सुधार के अंतर्गत सबसे बड़ी बहस सुरक्षा परिषद कामकाज को है। इससे जुड़ी हुई एक मांग यह है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, है ना, क्योंकि जो टेम्पररी, अगर परमानेंट की बात करते हैं, परमानेंट 5 मेंबर्स हैं और टेम्पररी जो है वो 10 मेंबर हैं। तो ऐसा बताया जाता है, जो दूसरे देश जो है वो डिमांड करते हैं कि सुरक्षा परिषद के सदस्यों में जो स्थायी संख्या है और जो स्थायी संख्या है, उनकी स्थायी और अस्थायी संख्या को बढ़ाया जाए, ताकि समकालीन वैश्विक राजनीति का वास्तविकता में इस संगठन से बेहतर नुमाइंदगी हो सके। ठीक है, क्योंकि इनकी अगर सदस्यों की संख्या बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं इसका असर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा, है ना। चलिए आगे, खास तौर पर एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के ज्यादातर देशों को सुरक्षा परिषद में सदस्य देने की बात उठ रही है। इसके अतिरिक्त अमेरिका और पश्चिमी देश एशिया संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट से जुड़ी प्रक्रियाओं और इसके प्रशासन में सुधार चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इसमें परमानेंट और जो टेम्पररी मेंबर है उनके सदस्यों की संख्या जो है वो बढ़ाई जाए। जहां संयुक्त राष्ट्र संघ में किन्हीं मुद्दों को ज्यादा प्राथमिकता देने और उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार में लाने का सवाल है, तो कुछ देश विशेषज्ञ चाहते हैं कि यह संगठन शांति सुरक्षा से जुड़े मिशनों में ज्यादा प्रभावकारी अथवा बड़ी भूमिका निभाए और औरों की इच्छा से यह संगठन अपने विकास तथा मानवीय भलाई के लिए के कामों में, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण, मानवाधिकार, लिंगायत और न्याय तथा सामाजिक न्याय को सीमित रखे। आइए हम इन दोनों किस्मों के सुधारों पर नजर दौड़ाएं और इस चर्चा में ज्यादा जोर ढांचागत और प्रक्रियागत सुधारों पर दें। ठीक है, तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं यहाँ पर, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले महासचिव थे वो थे ट्राइगली जो है, ये कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। ठीक है, और अगर हम अभी वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में जो महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, वो ये हैं एंटोनियो गुटरेस। ठीक है, ये कहाँ के? पुर्तगाल के हैं। ठीक, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिवों का संयुक्त राष्ट्र संघ में काफी जो है कंट्रोल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ बान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव 2015 में नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र की 70वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ये बान की मून है जो यूएनओ के महासचिव रह चुके हैं। ठीक है, तो ये 2015 की फोटो है जहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ की 70वीं वर्षगांठ जो है मनाने का जश्न चल रहा है। आगे बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के तत्काल बाद 1945 में होती है। इस महायुद्ध के बाद विश्व राजनीति में जो सच्चाई थी उसी के अनुरूप इसका गठन हुआ और इसके कामकाज से तत्कालीन विश्व राजनीति की वास्तविकता लगती है। शीत युद्ध के बाद ये सच्चाई बदल गई। 1991 से आए बदलाव में कुछ निम्नलिखित है, जैसे सोवियत संघ बिखर गया, है ना, अमेरिका सबसे ज्यादा ताकतवर हो गया, सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य रूस और अमेरिका के बीच अब संबंध कहीं ज्यादा सहयोगात्मक है, चीन बड़ी तेजी से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और भारत भी तेजी से इस दिशा में अग्रसर है, एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दरों से तरक्की कर रही है। ठीक, इसके बाद आगे कहता है कि अंतरराष्ट्रीय अनेक नए देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए। ये देश सोवियत संघ से आजाद हुए देश हैं और पूर्वी यूरोप तथा भूतपूर्व साम्यवादी देश है। विश्व के सामने चुनौती की एक पूरी नई कड़ी है, जनसंहार, गृह युद्ध, जातीय संघर्ष, आतंकवाद, परमाणु प्रसार आदि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए जलवायु में बदलाव, पर्यावरण की हानि, ये भी जो है इसके मुद्दों में शामिल होता है यूएनओ के। ऐसी दिशा में जब शीत युद्ध का अंत 1989 को हो रहा था तो विश्व के सामने सवाल था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का होना पर्याप्त है, जो कुछ करना जरूरी है क्या उसे करने में संयुक्त राष्ट्र संघ सक्षम है, इसे क्या करना चाहिए और कैसे करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ बेहतर ढंग से काम करके इसके पहले कौन से सुधार जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे, प्रक्रियाओं और ढांचों में सुधार। तो सुधार होना चाहिए, इस सवाल पर व्यापक सहमति है, लेकिन सुधार कैसे किया जाए इसका मसला कठिन है। इस सहमति पर कायम करना मुश्किल है। यहाँ हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद सुधार पर जारी बहस पर चर्चा करेंगे। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्ताव में 3 प्रमुख शिकायतों का जिक्र है। ठीक, जैसे पहली, सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती। दूसरा, फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है और इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है। ठीक है, तीसरा, सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं होता। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में के ढांचे में बदलाव की इन बढ़ती हुई मांगों के मद्देनजर 1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने जांच शुरू की। तो
कोफी अन्नान जो है ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्या भौगोलिक दृष्टि से बराबरी के प्रतिनिधित्व का क्या यह अर्थ है कि एशिया, अफ्रीकी, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्रों में एक एक सीट सुरक्षा परिषद में होनी चाहिए। ठीक है, आगे प्रश्न यह भी है कि क्या महादेशों के बजाय क्षेत्र और उप क्षेत्रों को प्रतिनिधि के आधार पर बनाया जाना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, आगे बोला गया है कि सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में स्थिरता कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में 5 स्थायी सदस्यों को विशेष हैसियत दी गई है। 5 स्थायी सदस्यों को मुख्य फायदा था कि सुरक्षा परिषद में उनकी सदस्यता स्थायी होगी और उन्हें वीटो का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, तो 5 सदस्य जो हैं, जिसमें अमेरिका है, चीन है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, ठीक है, तो ये जितने भी 5 सदस्य है और रूस भी है इसके अंदर, तो जितने भी ये 5 सदस्य है, इन सभी सदस्यों को वीटो पावर मिली हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि इनको एक विशेष अधिकार मिला हुआ है। अगर 5 में से 4 सदस्य किसी बात का समर्थन करते हैं और एक सदस्य उसके समर्थन में नहीं है, तो भी वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। ठीक है, तो ये वीटो पावर इन 5 सदस्यों को मिली हुई है और ये 5 सदस्य जो है ये परमानेंट सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे बताया गया है कि अस्थायी सदस्य जो हैं 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और इस अवधि में उनके बाद उनकी जगह नए सदस्यों का चयन होता है। 2 साल की अवधि तक अस्थायी सदस्य रहने के तत्काल बाद किसी देश को फिर से इस पद के लिए चुना नहीं जाता। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन इस तरह होता है कि विश्व के सभी महादेशों का प्रतिनिधित्व हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात सामने आती है कि 5 सदस्य जो हैं वो स्थायी हैं और 10 अस्थायी है। 5 सदस्य परमानेंट हैं और जो 10 सदस्य होते हैं इनको 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला गया है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार नहीं होता। ठीक है, सुरक्षा परिषद में फैसला मतदान के जरिए होता है। हर सदस्य को एक वोट का अधिकार होता है। बहरहाल स्थायी सदस्यों में से कोई भी एक अपने वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, और इस तरह वह किसी फैसले को रोक सकता है। ठीक है ना, तो वीटो पावर जिस सदस्य जो भी 5 परमानेंट मेंबर है उनके पास वीटो पावर होती है और वीटो पावर का इस्तेमाल कोई भी एक सदस्य किसी भी फैसले को रोकने के लिए कर सकता है, भले ही वह अन्य साथी सदस्य और सभी अस्थायी सदस्यों से उसके फैसले के पक्ष में मतदान किया हो। ठीक है, निषेध अधिकार को समाप्त करने की मुहिम तो चली, लेकिन इस बात की समझ बनी कि स्थायी सदस्य ऐसे सुधार के लिए शायद राजी होंगे। शीत युद्ध भले ही समाप्त हो गया, लेकिन संभव है कि विश्व अभी भी अमूलचूल बदलाव के लिए तैयार नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए, लिखा है सन 1945 के समान इन ताकतवर देशों की दिलचस्पी संयुक्त राष्ट्र संघ में ना रहे। इससे बाहर रहकर वे अपनी रुचि के अनुसार काम करें और उनके जुड़ाव और समर्थन के अभाव में ये संगठन प्रभावकारी ना रह जाए। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम संयुक्त राष्ट्र संघ के न्याय अधिकार, है ना। तो सदस्यता का सवाल एक गंभीर सवाल है, लेकिन इसके अलावा विश्व के सामने कुछ ठोस मसले भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब अपने अस्तित्व में 60 साल पूरे किए तो इसके सभी सदस्य देशों ने प्रमुख सालगिरह को मनाने के लिए 2005 सितंबर में इकट्ठा हुए और इस अवसर मौजूद स्थितियों की समीक्षा की। इस बैठक में शामिल नेताओं ने बदलते परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को ज्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का फैसला किया। ठीक है, तो कैसे प्रासंगिक बनाएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ को? शांति संस्थापक आयोग का गठन। ठीक है, यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में सफल हो जाए तो विश्व बिरादरी इसका उत्तरदायी ले, इस बात की स्वीकृति। ठीक है, मानव अधिकार परिषद की स्थापना 2006 के जून से सक्रिय। ठीक है, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने की सहमति, हर रूप रीति के आतंकवाद की निंदा। ठीक, आगे लोकतंत्र कोष का गठन और ट्रस्टीशिप काउंसिल यानी न्यायिकता परिषद को समाप्त करने पर सहमति। ठीक है, तो ये कुछ इसकी प्रासंगिकता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु थे। ठीक है, यह समझना कठिन नहीं है कि ये मुद्दे संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए बड़े पेचदार हैं। शांति संस्थापक आयोग को क्या करना चाहिए? दुनिया में बहुत से झगड़े चल रहे हैं, यह आयोग किसमें दखल दे? हर झगड़े में दखल देना क्या इस आयोग के लिए उचित और संभव है? ठीक है, ठीक इसी तरह यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि अत्याचार से निपटने के लिए विश्व बिरादरी की जिम्मेदारी क्या होगी? ठीक, मानव अधिकार क्या है और इस बात को कौन तय करेगा कि किस स्तर पर मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? मानव अधिकार की दशा में क्या कार्रवाई की जाएगी, कौन इसे तय करेगा? ठीक, बहुत से देश अब भी विकासशील जगत का हिस्सा हैं। ऐसे सतत विकास लक्ष्य में निर्धारित विकास संबंधी
महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को मानक बनाने में कहां तक व्यावहारिक है। ठीक है, क्या आतंकवाद की कोई सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है? संयुक्त राष्ट्र संघ लोकतंत्र को बढ़ावा देने में धन इस्तेमाल कैसे करेगा? ऐसे ही सभी और सवाल किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इधर आप एक फोटो देख रहे हैं, ये स्थायी सदस्यों की वीटो पावर का इस्तेमाल है। ठीक है, तो अमेरिका और रूस की वीटो पावर, ये फ्रांस हो गया, ये यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड हो गया, और ये अमेरिका हो गया ना। तो यहाँ पे सोवियत संघ, अमेरिका, यूके, फ्रांस, ठीक है, और इसमें एक और देश है जिसमें हम कहते हैं चीन। तो ये 5 मेंबर जो हैं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में परमानेंट मेंबर है 5। ठीक, आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत। चलिए अब आगे पढ़ते हैं इसको। देखिए, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव के मसले में को कई आधारों पर समर्थन दिया। भारत का मानना है कि बदले हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता जरूरी है। भारत इस बात का भी समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज्यादा बड़ी भूमिका निभाए। भारत का विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जरूरी जो है पूर्व शर्त है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर। सुरक्षा परिषद में सदस्य संख्या स्थिर है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में सदस्यों की संख्या खूब बड़ी है। भारत का मानना है कि इससे सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व मूलगत चरित्र की हानि होती है। भारत का तरह की सुरक्षा परिषद का विस्तार करने में वह ज्यादा प्रतिनिधि मूलक होगी और विश्व बिरादरी का ज्यादा समर्थन उसको मिलेगा। ठीक, हमें यह बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 1965 में 11 से बढ़कर 15 कर दी गई थी, लेकिन स्थायी सदस्यों की संख्या स्थिर थी। इसके बाद भी परिषद का आकार जस के तस बना हुआ है, तथा यह तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में ज्यादातर विकासशील सदस्य देश हैं। ठीक है, इस कारण सुरक्षा परिषद के फैसलों में भी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि इन फैसलों का उन पर प्रभाव पड़ता है। तो भारत सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का समर्थक है। भारत प्रतिनिधियों का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा परिषद गतिविधियों का दायरा बढ़ा है। सुरक्षा परिषद के कामकाज और सफलता विश्व बिरादरी के समर्थन पर निर्भर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेड ऑफिस है बच्चों वो है जिनेवा में। जिनेवा मतलब स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है वो 1/1/1995 को ये इसकी स्थापना हुई थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, वर्तमान में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 164 सदस्य हैं। ठीक है, और पहले इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के नाम से जाना जाता था, परंतु 1 जनवरी 1995 को इसका नाम बदलकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन कर दिया। ठीक है, जिसका काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करना होता है। सभी देशों के बीच में व्यापार को सुगम और उदारीकरण नीति को जो है वो आगे बढ़ाना होता है, ताकि किसी भी देश पर किसी तरह का कोई भी जो है व्यापार का अवरोध ना हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखता है कि आश्चर्य नहीं कि भारत भी खुद पुनर्गठित सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य बनना चाहता है। भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और भारत में विश्व का कुल जनसंख्या का 1/5वां हिस्सा निवास करता है। इसके अतिरिक्त भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग सभी पहलकदमियों में भाग लिया है। ठीक, नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति बहाल करने के प्रयासों में भारत लंबे समय से ठोस भूमिका निभाता आ रहा है। सुरक्षा परिषद में भारत का स्थायी सदस्यता की दावेदारी इसलिए भी उचित है क्योंकि वहां तेजी से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान दिया और इसके अलावा यह कभी कभी भी अपने भुगतान से नहीं चूका। भारत इस बात से आग्रह है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का एक प्रतीकात्मक जो है वो महत्व भी है। इससे पता चलता है किसी भी देश का अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्व बढ़ रहा है। किसी भी देश को अपनी इस बढ़ी हुई हैसियत का फायदा उसकी विदेश नीति में मिलता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA। इस
संगठन की स्थापना 1957 में हुई थी। यह संगठन परमाणु ऊर्जा के शांति उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। इस संगठन के अधिकारी नियमित रूप से विश्व की प्रामाणिक सुविधाओं की जांच करते हैं ताकि नागरिक परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए ना हो। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर की एजेंसी है जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी, और इसका मेन फोकस जो होता है वो परमाणु ऊर्जा हथियारों को सैनिक उद्देश्यों में शामिल ना होने देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि भारत चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार संपन्न वीटोधारी सदस्य बने, लेकिन कुछ देश सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता बनने का विरोध करते हैं। सिर्फ पड़ोसी पाकिस्तान ही नहीं, जिनके साथ भारत के संबंध जो है वो दिक्कत तलब रहे हैं, बल्कि कुछ और देश भी चाहते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद में वीटोधारी सदस्य के रूप में शामिल ना किया जाए। मिसाल के लिए कुछ देश भारत के परमाणु हथियारों को लेकर चिंतित है और कुछ देशों का मानना है कि पाकिस्तान के साथ संबंधों में कठिनाई के कारण भारत स्थायी सदस्य के रूप में अप्रभावी रहेगा। कुछ अन्य देशों का मानना है कि उभरती हुई ताकत के रूप में अन्य देश मसलन ब्राजील, जर्मनी, जापान, दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, यह जिसका यह देश विरोध करता है। कुछ देशों का विचार है कि अगर सुरक्षा परिषद में किसी तरह का विस्तार होता है तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को जरूर प्रतिनिधि मिलना चाहिए, क्योंकि मौजूदा सुरक्षा परिषद में इन्हीं महादेशों की नुमाइंदगी नहीं है। इन सरोकारों को देखते हुए भारत या किसी और देश के लिए निकट भविष्य में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का सदस्य बन पाना जो है वो मुश्किल लगता है। ठीक है, चलो आगे है एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे और प्रक्रिया में सुधार से कुछ देशों को यह आशा बंधी रही है कि इस बदलाव में संयुक्त राष्ट्र संघ एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिका सबसे ज्यादा ताकतवर है और उसका कोई गंभीर प्रतिद्वंदी नहीं है, कारगर ढंग से काम कर पाएगा। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी प्रभुत्व के विरुद्ध संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है? ठीक, क्या यह संगठन शेष विश्व और अमेरिका के बीच संवाद कायम करके अमेरिका को अपनी मनमानी करने से रोक सकता है? अमेरिका की ताकत पर आसानी से अंकुश नहीं लगाया जा सकता। पहली बात तो यह है कि सोवियत संघ और की गैर मौजूदगी में अब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है। ठीक, अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के बूते वह संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अनदेखी कर सकता है। आगे कहता है कि दूसरे संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर अमेरिका का खासा प्रभाव है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज्यादा योगदान करने वाला देश है। अमेरिका की वित्तीय ताकत बेजोड़ है और यह भी तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी भू क्षेत्र पर स्थित है। ठीक है, और इसी कारण अमेरिका का प्रभाव इसमें सबसे बड़ा आ जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ कई नौकरशाही नागरिक हैं। इसके अतिरिक्त अगर अमेरिका को लगे कि कोई प्रस्ताव उसके अथवा उसके साथी गुटों के हित के अनुकूल नहीं है तो वह अमेरिका को यह प्रस्ताव ना जांचे तो वीटो से उसे रोक सकता है। अपनी ताकत और निषेधाधिकार के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव की चेन में भी अमेरिका की बात बहुत वजन रखती है। अमेरिका अपनी इस ताकत के बूते विश्व में फूट डाल सकता है और नीतियों का विरोध में मत पड़ जाए। ठीक है, तो ये अमेरिका के बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक, तो यहाँ देखिए एक फोटो आप देख पा रहे हैं, कार्टून देख पा रहे हैं, एक हाथ में यूएन है और एक हाथ में जब वॉर है। ठीक है, इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाने में खास सक्षम नहीं है, क्योंकि अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे ज्यादा योगदान होता है, मतदान में हो चाहे बजट में हो। ठीक है, इसीलिए अमेरिका का प्रभुत्व जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में ज्यादा है। एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिका की ताकत का बोलबाला है, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और शेष विश्व के बीच विभिन्न मसलों पर बातचीत कायम कर सकता है और इस संगठन ने ऐसा किया है। अमेरिकी नेता अक्सर संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करते हैं, लेकिन वे इस बात को समझते हैं कि झगड़ों और सामाजिक आर्थिक विकास के मसले में संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए 190 राष्ट्रों को एक साथ किया जा सकता है। जहां तक शेष विश्व की बात है, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा मंच है जहां अमेरिकी रवैये और नीति का कुछ अंश जो है वो लगाया जा सकता है। यह बात ठीक है कि वॉशिंगटन के विरुद्ध शेष विश्व शायद ही कभी एकजुट हो पाता। अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाने एक हद तक संभव है, लेकिन इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ की वह वजह जहां अमेरिका के किसी खास रवैये और नीति की आलोचना की सुनवाई हो और कोई बीच का रास्ता निकालने तक रियायत देने की बात सोची जा सके। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, तो इसको देख लेते हैं। देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है, ये पूरे विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा करता है और ये अभियान चलाता है। ये संगठन मानव अधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार कर प्रकाशित करता है। सरकार की रिपोर्टों को अक्सर नागवार लगती है और एमनेस्टी को ज्यादा जोर सरकार द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार पर होता है। ठीक, बहरहाल यह रिपोर्ट मानवाधिकार के से संबंधित अनुसंधान और तरफदारी में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय एमनेस्टी इंटरनेशनल बोलते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये मानव अधिकारों की रिपोर्ट होती है उस पर बात करता है ना, कि किसी तरह से किसी भी मानव के अधिकारों की जो है रक्षा हो सके और उन पर किसी तरह से कोई भी मानव का शोषण ना हो। तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये एक क्षमादान करने वाली एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और एक स्वयंसेवी संगठन है। ठीक है, जो मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। ठीक, चलिए आगे यहाँ पर बात करते हैं ह्यूमन राइट वॉच की। ठीक है, यह भी मानव अधिकारों की वकालत और उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है जो मानव अधिकारों की बात करता है, जिसे हम ह्यूमन राइट वॉच कहते हैं ना। यह अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन है। यदि दुनिया भर के मीडिया का ध्यान मानव अधिकारों के उल्लंघन की ओर खींचता है। इसने बारूदी सुरंगों को रोकने के लिए, बाल सैनिकों का प्रयोग रोकने के लिए तथा अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित करने के लिए अभियान चलाने में मदद की है। तो बेसिकली ह्यूमन राइट वॉच जो है ये मानव अधिकारों के की वकालत करता है और मानव अधिकारों का कहीं अगर हनन होता है तो उसका ध्यान जो है, जो जो मीडिया है, मीडिया का ध्यान वहां तक खींचता है। ठीक है, तो ओवरऑल जितना भी अभी हमने पढ़ा है बच्चों, उससे ये सिद्ध होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महत्व है वो निरंतर जो है बढ़ता रहेगा, है ना। लोगों को और सरकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ तथा दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समर्थन और उपयोग के तरीके जो है तलाशने होंगे, ऐसे तरीके जो उनके हितों और विश्व बिरादरी के हितों से विश्व धरातल पर मेल खाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि आज भी इस वर्तमान समय में जो यूएनओ की जो काफी चीजें जो है आज की सिनेरियो में यूएनओ की जो है वो काफी गुडविल जो है इसकी बढ़ गई है ना। तो बट क्योंकि यूएनओ में आज के इस वर्तमान समय में इसमें बदलाव होना चाहिए, क्योंकि भारत जैसे बहुत से ऐसे देश हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि यूएन का परमानेंट मेंबर उसमें वो हो जाए, क्योंकि भारत जो है वो एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, भारत की जनसंख्या काफी है और भारत जो है वो लगातार निरंतर जो है वो इकोनॉमी में और कई सारी चीजों में भारत जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसीलिए भारत डिजर्व करता है संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में परमानेंट मेंबर जो है बनने की। बट क्योंकि वहां पर जो वीटो पावर है वो कहीं ना कहीं भारत को उस परमानेंट मेंबर बनने के लिए रोक रही है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको बच्चों समझ में आया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। तो इसी के साथ इजाजत चाहूंगा मैं, मिलेंगे फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। और हाँ, अगर जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।